छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से तमतमाए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी काफी जगह प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने कार्रवाई को लेकर सीधे केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ेगा, इसकी हमें पहले से आशंका थी। सीएम ने इसके अलावा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम इस छापे से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस पूरे जोश के साथ और भी ज्यादा मेहनत करेगी और ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हम सफल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। वहीं छापेमारी कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि गरीबों की कमाई को लूटने वालों के साथ प्रदेश के मुखिया खड़े हैं। ये प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। साव आगे बोले कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे तक लूट हुई है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। अब तक ईडी ने जो कार्रवाइयां की थी उसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियों के कागजात और संपत्ति मिली है और आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उससे ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। और भूपेश बघेल जी ये जो गरीबों को लूटने वाले हैं उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय है। कुल मिलाकर एक तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी जहां इसे निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया बता रही है, भाजपा कह रही है कि ईडी अपने सोर्सेस के आधार पर काम करती है, लेकिन कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा की बौखलाहट बता रही है। साथ ही अपने जोरदार प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी और केंद्र पर जबरदस्त हमला बोल रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति में और क्या सियासी मोड़ लाती है। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो ईडी ने सबसे पहले रेड मारी छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बाद यानी कि छापे के बाद जिस तरह सियासत हुई है, आरोप प्रत्यारोप फिलहाल जारी है। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार के इशारे पर रेड इसलिए की गई ताकि अधिवेशन को कमजोर किया जा सके। ये बात भूपेश बघेल अपने वक्तव्य में कहते नजर आए। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि काली कमाई के और कितने सरगना है, आखिर उनके पीछे कांग्रेस क्यों खड़ी हुई है बैकबोन बन के। तमाम विषयों पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। नजर डालते हैं गुहार के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रेड पर सियासी रार आखिर क्यों, इसके बाद ईडी के रडार पर क्यों आए कांग्रेसी, क्या सियासी कारणों के चलते ईडी ने मारी रेड, और अंत में कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए आरोपों में आखिर कितना दम है, यानी कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसमें कितना दम है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी से। लखन चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे।
राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारियां तो रोजाना चल रही हैं, प्रदेश प्रभारी आपकी आ भी रही हैं, लेकिन अब आप लोग ये कह रहे हैं कि ईडी की ये जो रेड है ये इसलिए इंटेंशनली है ताकि कांग्रेस को उसके गढ़ में कमजोर किया जा सके। देखिए पांडे जी, आज कहीं ना कहीं जो छापे की टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छापे की टाइमिंग अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करती है। कहीं ना कहीं 4 दिन के बाद हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में जो शानदार प्रतिसाद मिला है, आज कांग्रेस जो कहीं ना कहीं इस वर्ष में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2023 के केंद्रीय चुनाव है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो इस प्रकार का सीधा सीधा जो टाइमिंग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा जो 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसको रोकने की साजिश और षड्यंत्र कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई के माध्यम से की जा रही है। देखिए, दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है 2004 से 2014 हमारी यूपी की सरकार रही। इन 10 सालों में ईडी ने कुल मिलाकर 112 कार्रवाई की गई, जबकि इनके 8 से 9 साल के कार्यकाल में 3010 कार्रवाई की गई। देखिए, कार्रवाई महत्वपूर्ण नहीं, कार्रवाई का आंकड़े इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि 95% कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे होती है। दूसरी बात, इनका जो कार्रवाई को कन्वेंशन रेट है वो 1% से भी कम है। तो कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज ईडी जो है एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी इसके रूप में काम कर रहा है। आज लगातार विपक्ष के नेताओं पे प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए, बदला और प्रतिशोध की नीयत से, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, विपक्ष के स्वर को दबाने के लिए जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है ये आपत्तिजनक है। आज कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला था, जिन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, चाहे रामगोपाल अग्रवाल जी हो, गिरीश मंगन जी हो, जो आज महती भूमिका निभा रहे थे, विभिन्न कमेटियों के किसी में अध्यक्ष थे, किसी में संयोजक थे, जानबूझकर उसको बाधित करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है? क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में कार्रवाई हुई? देखिए, कुछ उदाहरण दे दूं। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी के घर वालों पे कार्रवाई होती है, पश्चिम बंगाल पे ममता बनर्जी के उस पे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के रिश्तेदारों पे। 10 सेकंड को कंप्लीट कर लूं। हिमाचल प्रदेश में आपके प्रभारी, झारखंड में हेमंत सोरेन। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी कार्रवाई नहीं होती। और तो छोटे नारायण राणे पहले उन पर लगातार सीबीआई के छापे उतरे, जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं पाक साफ हो जाते हैं, मुकुल राय पाक साफ हो जाते हैं। इनके असम के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा, 2014-15 में शारदा चिटफंड में सीबीआई की कार्रवाई होती है। आज जैसे आज वो शामिल होते हैं, सारी कार्रवाई समाप्त, आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में। तो जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतंत्र का गला घोटने के लिए किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है सीएम सर, सीएम मैडम, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। 6,500 करोड़ छत्तीसगढ़ की आम जनता का मेहनत का पैसा, जिसमें इनके पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र महापौर ब्रांड एम्बेसडर चलिए ठीक है, बहुत एक्सटेंडेड हो रहा है। विमल जी से ये पूछते हैं, विमल जी, क्या ये बीजेपी में शामिल होने का फायदा मिलता है कि आइए शामिल हो जाइए, कार्रवाई सब बंद करवा देंगे? क्योंकि जो आरोप कांग्रेस सिलसिलेवार लगाती है वो तो इसी ओर है। और अभी तो बीते दिनों प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि जो लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए उन्हें ईडी ने एकजुट कर दिया, यानी विपक्ष की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, ये बात कही थी। जी ऐसा है पांडे जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मेरे को बड़ी हंसी आती है। ये छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं कि ये रोना रो। नान घोटाले की बात कर रहे थे, 36,000 करोड़ का, 4.5 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं नान घोटाले? गंगवानी साहब बड़ी अच्छी विनम्रता से उन्होंने सुना आपकी पूरी बात को। मेरा निवेदन, अजय गंगवानी जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ रखिएगा अपनी पूरी बात। पहले उनको अपनी बात रखने दें विमल जी। ठीक है, बोलिए। बड़ा कांग्रेस के लोगों के पास जवाब नहीं होता ना, तो बीच बीच में चिल्लाने का और दूसरे को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। चलिए आप अपनी 4.5 साल से सरकार है साहब, क्या कर रहे हैं? एक कागज नहीं निकाल पाए कि एक को दोषी नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि इनके सारे प्रकरण जो है वैसे ही झूठे होते हो। जहां तक ईडी की बात है, आपको बता दूं, कितने महीने हो गए आपकी सौम्या चौरसिया को जेल में रहे? 6 महीने हो गए। कोर्ट में 50 बार आवेदन लगा दिया, क्यों नहीं जमानत हो पाई? जो मुख्यमंत्री की सचिव रही, जिसको सुपर सीएम कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, वो 6 महीने से जेल में है।
और पूरी सरकार लगी हुई है कि उसको बाहर निकाला जाए, क्यों नहीं निकाल पा रहे? कहीं तो सबूत है ना ईडी के पास। आप ये रोना रो करके कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो आप भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। आप ये बताइए भ्रष्टाचार किया गया कि नहीं किया गया? बड़े बड़े आईएएस जेल में हैं, क्यों जेल में है? क्यों नहीं जमानत हो पा रही है? आप ये मत बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है तो आप निर्दोष हो गए। आप दोषी हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है और उसी कड़ी को लेकर के जो है आज ये छापे की कार्रवाई की गई है। रोज दिन कुछ भी होते रहता है। आज अधिवेशन हो रहा है, कल आपका विधानसभा का सत्र होगा, परसों जो है आप कहीं चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो ईडी क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे आपसे पूछे कि आपका मुहूर्त क्या है, उस दिन हम जांच करेंगे करके? और आपको यदि कुछ मिल रहा है, इतना भ्रष्टाचार मिल रहा है, आपके पास भी एसीबी तो है ना? क्या कर रही है आपकी एसीबी? यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो एक एसीबी में आपने केस किया क्या कि एसीबी पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता को जेल में डाल सके? हम जाते हैं कोर्ट में कि ये कोर्ट में झीरम घाटी को, कोर्ट है, न्यायालय है, तो कहेंगे न्यायालय में जांच रोकवा रहे हैं। नान घोटाले को लेकर के हम कोर्ट में जाते हैं, यदि कोर्ट हमारे लिए खुला है तो हम क्यों नहीं कोर्ट में जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे। बोलिए चैनल पे झूठ, बोल दीजिए आपका पीआई नहीं लगा है, धर्मलाल कौशिक लगाए कि नहीं बताइए चैनल पे। चलिए ठीक है, मैं लखन जी का रुख करता हूं। लखन जी, मेरे को समझ नहीं आता जी, चोपड़ा साहब आएंगे आपके पास भी। किस नेता को भारतीय जनता पार्टी के आपने जेल में डाला? हाँ। बताइए। कोर्ट चलिए ठीक है, हम तब तक लखन जी का रुख करते हैं और फिर आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से आपका यानी आपके पार्टी का वक्तव्य लेंगे। लखन जी, ईडी है, सीबीआई है, ये संस्थाएं, अब इनके बाद कुछ शब्द लगा लीजिए। विपक्ष कहता है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और फिर जो बात सरकार की ओर से आती है उनका ये कहना है कि हम पर हमारा किसी पर कोई दबाव नहीं है, संस्थाएं स्वतंत्र हैं, अपनी ओर से रिपोर्ट बनाती हैं और अमुक व्यक्ति पर कार्रवाई करती हैं। पर क्या ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल जितना बयानों में सुनाई देता है, खासतौर से नेताओं के? जी विवेक जी, बिल्कुल सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखिए, जो छापे पड़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है दबाव तो रहता है उन संस्थाओं के ऊपर, चाहे वो ईडी हो, चाहे आईटी का रेड हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कहें, आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सुबह से ही कोहराम मचा हुआ है और भूपेश बघेल के कथित जो है खास लोगों पर जिस तरह से आज, जिसमें 2 विधायक हैं, एक कोषाध्यक्ष हैं और जो है उनके जो है और 3-4 खास लोग हैं, उन पर जिस तरह से आज रेड पड़ा है, तो ये देखिए टाइमिंग को लेकर कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है कि 24 तारीख से कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में विवेक जी सब जायज होता है। कहते हैं कि राजनीति में आप जो है हमेशा आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि, और खास करके इस समय तो ऐसा जो है केंद्र में सरकार है इतना मजबूत, जो जिसको हम कहें कि मोदी की सरकार है, तो उससे तो आपको डर के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और ईडी और ये जो आईटी और ये जो रेट पड़ रहे हैं, देखिए ये एकाएक आज पड़े हैं, ऐसा नहीं है, पिछले जो है 6 महीने से ऊपर हो गया, साल भर से ऊपर से पड़ रहे हैं। हाँ। तो ये कांग्रेस जो सरकार है केवल ये कह के नहीं बच सकती कि जो है ये जो है हमारे अधिवेशन को प्लाव करने के लिए जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है, या केवल विपक्ष के निशाना बना। देखिए, मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय राजनीति की बात करूंगा। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को जो है अब इन सब चीजों से सबक लेने की जरूरत है और इनको मजबूत होने की जरूरत थी, संगठन को मजबूत करने की जरूरत थी, विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत थी। तो बजाय ये चीज करने के कांग्रेस जो है सबक नहीं ले रही है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस जो है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा हुआ, राहुल गांधी को फायदा हुआ, लेकिन क्या विपक्ष को जोड़ने में कांग्रेस जो है सही दिशा में जाती दिख रही है? नीतीश कुमार जब कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो कांग्रेस की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता। हाँ। तो विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, विपक्ष जो है एकजुट होने की ओर कहीं जा ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। इन सब चीजों का फायदा मोदी सरकार उठा रही है और विपक्ष को खत्म करना, तोड़ना, ये तो 2014 से ही
चल रहा है। आज आप देखिए कांग्रेस के साथ विपक्ष में कौन है, लालू यादव या नीतीश कुमार अभी अभी आए हैं, उनको छोड़ के कोई नहीं है, केजरीवाल नहीं है, ना टीएमसी है, ना साउथ की कोई पार्टियां हैं। तो इस तरह से कांग्रेस जो है अलग अलग मुकाबला कैसे करेगी, और जी, इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस को अब गंभीर होने की जरूरत है। और जब तक कांग्रेस इन सब चीजों से गंभीरता के साथ नहीं लेगी, विपक्ष को एकजुट नहीं करेगी, तब तक जो है इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। देखिए आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, ठीक है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। गंगवानी जी, चोपड़ा साहब तो ये कह रहे हैं कि 4.5 वर्षों तक सरकार रही और आपने जो सवाल उठाया था नान घोटाले का तो जांच करवा लेते, लेकिन अब भी चोपड़ा साहब को ऐसा लग रहा है कि वही विपक्ष वाले जैसे ही बयान आ रहे हैं। अब बीजेपी सरकार नहीं है छत्तीसगढ़ में, मेरे हिसाब से विमल जी इसी बात को शायद कह रहे थे। अजय गंगवानी जी, देखिए पांडे जी थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे प्रमुख चीज क्या है, किसी भी राज्य में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है, घोटाला हो, कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो, उसका पर्दाफाश कीजिए। यहाँ पे इनके प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी जाके अलग बात करते हैं, इनके धर्मलाल कौशिक जाके हाई कोर्ट में, यही धर्मलाल कौशिक जी झीरम की जांच के लिए याचिका लगाते हैं, और नान घोटाले में सीएम सर सीएम मैडम के किसको बचाने के लिए पीआई लगा रहे हैं, इस बात के जवाब दे दीजिए। ये वही विमल चोपड़ा जी निर्दलीय विधायक थे, आज शराब तस्करों की गुर्गे की मारपीट करते हैं, आज ये भाजपा में शामिल है तो भाजपा के समर्थन में बात करते हैं। ये दोहरा चेतन का देखिए। सबसे बड़ी चीज देखिए, आज 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। 6,500 करोड़ का चिटफंड घोटाला, जहां महापौर पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते, कोई कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह के ऊपर 10 सालों में 10 गुना संपत्ति का विनोद जो तिवारी जी केस दर्ज करते हैं, उस पर कंप्लेन करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह से पूछताछ नहीं होती, लेकिन उस विनोद तिवारी पे कार्रवाई होती है क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पे। ये स्पष्ट प्रमाण है कि किस प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। आज पनामा पेपर का विशाख सिंह कौन है बता दे। आज अडानी मामला पूरे देश में चर्चा में है। चलिए ठीक है। संसद में माननीय प्रधानमंत्री अच्छा अजय जी एक कठिन सवाल मैं कर लेता हूँ। अजय जी एक कठिन सवाल ये कर लेता हूँ, बहुत बिल्कुल चर्चा फिर हाँ आप पूरा 10 सेकंड लीजिएगा कि कांग्रेस में जिन नेताओं के यहाँ पर रेड पड़ी है वो बिल्कुल पाक साफ है, उनके ऊपर आरोप जितने पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है ये रेड पूरी तरह से। अजय जी देखिए मैं स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महाधिवेशन है, इस बात को चैनल पे विमल चोपड़ा जी स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु ये घबराए हुए हैं और जहां जहां घबराहट में होते हैं इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। देखिए कुछ उदाहरण दे दूं, मीडिया कुछ इनके खिलाफ छापता है तो उस पर कार्रवाई कर देते हैं। आज विपक्ष अडानी जी का नाम उठाता है तो पूरी जो कार्रवाई है उसमें चलिए ठीक है नहीं मैं कंप्लीट करूं जी बोलिए न्यायपालिका देश की सर्वोच्च प्रोटोकॉल्स आज इतना बुरी स्थिति आ चुकी है कि उसको सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ती है। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का पूरे देश में गला घोटा जा रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की अजय जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इसमें कोई शक नहीं। विमल जी अब देखिए सवाल जवाब वाली सियासत तक नहीं है मामला, कांग्रेस ये भी कह रही है कि बिल्कुल टारगेट किया जाता है सर, ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनकी वजह से आपके मतलब विपक्ष की सरकार चल रही है जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, और पावर वाले लोगों को टारगेट किया जाता है डराने के लिए। देखिए ऐसा है पांडे, 3 भाजपा नेताओं का नाम जो पावर में है वही तो भ्रष्टाचार करेंगे ना, वही तो दबाव डालेंगे ना। 25 रुपए प्रति टन कोयले में वसूली होती थी, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है। क्या ये वसूली करते रहे और केंद्र की सरकार बैठे देखते रहे? ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी भ्रष्टाचार को छूट मिल जाए। रेत घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी के नाम पे शराब के कितने बड़े बड़े घोटाले ये कर रहे हैं, और शराब दुकानों में कितनी शराब वैध और अवैध बिक रही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर का उद्योग जो है वो कितना चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है जी। रमन सिंह पे कार्रवाई नहीं होती, आज को ईडी के यार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कांग्रेस के लोग चिल्लाने के सिवाय कुछ, ये जाकर के ईडी की रेड पड़ रही है तो मुख्यमंत्री दबाव डाल रहे हैं, जाओ प्रदर्शन करो, ईडी को भगा। ये क्या लोकतंत्र है? आप एक एजेंसी को भगाने का काम कर रहे हैं। आप रमन सिंह जी की संपत्ति की बात कर रहे हैं, कोर्ट पे मामला है, कोर्ट पे क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहे आप सबूत कि रमन सिंह जी की संपत्ति बढ़ी है? कोर्ट से डरते हैं आप
आप जो है सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं कि किसी संवैधानिक संस्था पे आपका विश्वास नहीं है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, आपका किसी पे विश्वास नहीं है। और आप सिर्फ ये सोचते हैं कि कांग्रेस के लोग जो सोचते हैं वही सही है, बाकी गलत है। आप बताइए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में सौम्या चौरसिया सचिव थी ना, तो मुख्यमंत्री ओवरऑल मतलब आप दोनों ही पार्टी नेताओं के पास अच्छा खासा मुद्दा भी है एक दूसरे से चर्चा करने के लिए। लखन जी, अब मैं एक पॉइंट पर बिल्कुल किसी से भी चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन आपसे करूंगा। जनता, देखिए वॉचिंग भूमिका में जनता होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जनता को सियासत से कोई मतलब नहीं, रेड से कोई मतलब नहीं। जनता खूब चर्चा करती है, चाहे वो रायपुर में चर्चा करे या बिलासपुर में चर्चा करे। और ये तो पब्लिक भी देखती ही होगी कि ईडी की ये जो जांच हो रही है ये सही है या गलत। भले ही ठहाके लगाने के लिए लोग बात करें या गंभीरता से बात करें, इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए। जनता किस तरह से इसको देख रही है? विवेक जी, देखिए आपने बहुत सही जो है सवाल उठाया है कि जनता सब देख रही है और खूब चर्चाएं हो रही है, चटखारे ले लेकर जनता जो है चर्चा कर रही है। और जो सवाल आप अजय भाई को कर रहे थे उसका जो है संबंध इस आज के डिबेट से है। देखिए ये जो लड़ाई है अब भूपेश बघेल बनाम भाजपा हो गई है, और भूपेश बघेल के जितने खास लोग हैं जिनके बारे में अक्सर जो है राज्य में चर्चा होती है, भोपाल में भी आपकी चर्चा हो रही है, दिल्ली में भी चर्चा होती है, उन लोगों को गिन गिन कर टारगेट किया जा रहा है। आज भी उन लोगों को टारगेट किया गया है। ये आज चर्चा दिन भर हुई है और आने वाले समय में भी उनके खास लोगों को चर्चा जो है टारगेट किया जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि देखिए नुकसान भाजपा का कुछ नहीं है, नुकसान भूपेश बघेल का होना है, नुकसान कांग्रेस का होना है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो उनको अब गंभीरता के साथ अब इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है कि यदि लगातार इस तरह कार्रवाइयां होती रही तो भूपेश बघेल की जो इमेज बनी है 4 साल में, वो इमेज को लेकर जो है अब खतरे मंडराने लगेंगे। और इसका जो खामियाजा है, देखिए कितना नुकसान होगा ये तो अभी समय है, 1 साल का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता से भूपेश बघेल को और कांग्रेस को अब इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है और जो है सतर्क रहने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है कि आप जो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो अभी 4 साल में आपने की है वो 1 साल में कहीं धुल न जाए। और राजनीति में विवेक जी कहते हैं कि संभावनाओं का खेल होता है राजनीति, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे समय आएंगे उनके और लोगों पर जो है ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अलर्ट मोड एक्टिवेट होना चाहिए पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवानी साहब, चोपड़ा साहब, चौधरी साहब, आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संवैधानिक संस्थाएं, वो चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी हो, इनकी जांच क्या बहुत सिंपल होती है? एक प्रोसीजर के तहत ही जांच होती है, किस व्यक्ति पर रेड करनी है, इसका प्रोसीजर क्या बिल्कुल सिंपल है? अब राजनीतिक दल जैसे ही इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि उनके नेता शामिल हो जाते हैं, तो जिस पार्टी पर ज्यादा फोकस हो जाता है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में सीबीआई गई और टीएमसी के किसी नेता के यहां पर रेड कर दी, या ईडी मान लीजिए डीएमके के किसी नेता के यहां रेड कर देती है, बीजेडी के किसी नेता के यहां रेड कर देती है, यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाकर, क्योंकि बीजेपी रूल कर रही है सेंट्रल में, तो सवाल उठना बहुत ही लाजमी हो जाता है। और इसी सियासी बयानबाजियों को जनता भी बड़े ही चटकारे लेकर सुनती है, जनता यानी कि आप। अब बड़ी बात यह है कि आप इस रेड को किस तरह से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो रेड जारी है, 2 साल पहले भी हुई थी, लगातार इस तरह की रेड हमने देखी है। देखना यह भी अहम होगा, अब क्या सियासी बयानबाजियों का किसी को फायदा भी होता है, या फिर यह भी एक शेड्यूल प्रोसेस जैसी ही रेड है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।